आराध्या, आराध्या अभी जा, कब से बारिश में नहा रही है? ज्यादा बारिश में भीगेगी तो बीमार पड़ जाएगी। माँ बस थोड़ी देर और, बहुत मजा आ रहा है। और आप चिंता मत करो, मैं आकर काढ़ा पी लूंगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। ये है आराध्या, जो कि देहरादून की पहाड़ियों में पली बढ़ी। आराध्या बचपन से ही बारिश की बहुत दीवानी थी। जब भी बारिश आने को होती तो उसका मन खुशी से झूम उठता। बारिश में भीगना उसे बेहद पसंद था। माँ, आज तो सच में मजा ही आ गया। अब मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म भजिए तल दो। इस मौसम में बारिश में नहाना और गर्मा गर्म भजिए खाना दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। जानती हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही बनाकर तैयार रखे। ये ले आराध्या बेटी, तू कब अपना ये बचपना छोड़ेगी? अब तू सयानी हो गई है, तेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। ना जाने कब ब्याह कर दूसरे घर जाना पड़े। फिर क्या वहाँ भी तू यही सब करेगी? और नहीं तो क्या माँ, और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है कि जब हम बड़े हो जाएं या हमारी शादी हो जाए तो हम बारिश में नहीं भीग सकते? उफ, इस लड़की से तो कोई नहीं जीत सकता। अच्छा सुन, परसों दिल्ली से तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो ठीक से सब तैयारी कर लेना। पुष्पा अपने बेटे धवल के साथ आराध्या को देखने उसके घर आती है। आपसी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने बाद आराध्या और धवल की शादी हो जाती है। आराध्या ब्याह करके देहरादून से दिल्ली आ जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और एक देवर था। आराध्या अपने ससुराल में बड़ी बहू थी, जिस कारण शादी होते ही उसके ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही आ गई। अब से तू ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल और मुझे तू इन सब कामों से अब छुट्टी दे। उस दिन के बाद से आराध्या की सास ने सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और घर का सारा बोझ बेचारी आराध्या के ऊपर डाल दिया। उस दिन के बाद से बेचारी आराध्या सुबह शाम घर के कामकाज में ही बिजी रहती। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी से पूजा की थाली ला, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। जी माँ जी, अभी लाई, ये लीजिए। अरे आराध्या, जरा मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो प्लीज। हाँ हाँ, अभी लाई। बेचारी आराध्या दिन रात सबकी फरमाइशें ही पूरी करती रहती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी टीवी में खबर आती है कि दिल्ली में 2 दिन बाद मॉनसून दस्तक देने वाला है। ये खबर सुनते ही आराध्या खुशी के मारे चिल्लाने लगी, ये अरे क्या हुआ बहू, तू तो ऐसे चीख रही है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया हो। कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। टीवी पर यह खबर सुनने के बाद से आराध्या बहुत एक्साइटेड थी। ससुराल में अपनी पहली बारिश का मजा लेने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। 2 दिन बाद जब आराध्या किचन में दूध गर्म कर रही होती है, तभी बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट होती है और कुछ ही देर में बाहर जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। बारिश बारिश बारिश, आहा, ये अब तो मैं खूब अच्छे से बारिश में भीगूंगी, बहुत मजा आएगा। तभी धवल और शेखर भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। बाहर का सुहाना मौसम देखकर आराध्या का देवर शेखर उससे कहता है, भाभी बाहर तो क्या मजेदार मौसम हो रहा है। ऐसा करो, अदरक वाली चाय और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े तल दो, सच में मजा ही आ जाएगा। रुको देवर जी, अभी बना कर लाती हूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। कोई जरूरत नहीं है पकौड़े तलने की, पता भी है तेल कितना महंगा हो रहा है। कल ही राशन भरवाए है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में ही खत्म कर दे। चुपचाप चाय पियो और उसके साथ 2 बिस्कुट खा ले। क्या माँ, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। अगर छोटे का मन कर रहा है पकौड़े खाने का तो बनाने दो ना आराध्या को। अच्छा ठीक है, बना ले, मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। आराध्या खुशी खुशी सबके लिए पकौड़े बनाने किचन में जाती है। जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ, उसके बाद बारिश में नहाऊंगी। आराध्या जल्दी से सबके लिए प्याज के पकौड़े बना कर लाती है। ये लीजिए, आपके गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। ये क्या बहू, तूने पनीर के पकौड़े नहीं बनाए? जा जल्दी से थोड़े पकौड़े पनीर के भी निकाल ला। जी माँ जी। बेचारी आराध्या फिर से किचन में जाकर पनीर के पकौड़े तल कर लाती है। जहाँ सबका ध्यान सिर्फ पकौड़ों पर ही था, वहाँ आराध्या का ध्यान बारिश पर था। वो उस बारिश में भीगने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो लगातार खिड़की के बाहर हो रही बारिश को ही देखे जा रही थी। तभी उसका पति धवल उससे कहता है, आराध्या, आज तो सचमुच मजा ही आ गया, लेकिन अगर थोड़े गोभी के पकौड़े भी मिल जाते तो दिल खुश हो जाता। जी अभी लाई। आराध्या दुखी होकर किचन में जाती है और गोभी के पकौड़े बनाने लगती है और खुद से कहती है, जब से शादी हुई है सारा वक्त तो बस घर के कामकाज में ही निकल जाता है। शादी से पहले कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी। बारिश शुरू होने से लेकर आखिर तक नहाती थी और फिर अपनी माँ के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाती थी। लेकिन यहाँ तो लगता है सबको पकौड़े खिलाती खिलाती सारी बारिश खत्म हो जाएगी। मेरा कितना मन है बारिश में नहाने का, लेकिन आखिर किससे कहूँ अपने दिल का हाल। उसकी ये सारी बातें उसका पति धवल सुन लेता है। आराध्या उदास चेहरे से उन सबके लिए गोभी के पकौड़े बना कर लाती है, जिसके बाद धवल आराध्या से कहता है, अच्छा अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? बस चलो। इसके बाद धवल आराध्या का हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले जाता है। अपने ऊपर पड़ती बारिश की बूंदों को देख आराध्या बहुत खुश होती है और अपनी आंख से पट्टी हटाकर वो धवल के गले लग जाती है। उसके बाद उसकी सास और देवर भी आकर बारिश में उनके साथ भीगने लगते हैं। काफी देर तक भीगने के बाद आराध्या की सास अंदर जाती है और कपड़े बदलकर अपनी बहू के लिए भजिए तल कर लाती है।
आराध्या अंदर आकर भजिए देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से कपड़े बदलकर गर्मा गर्म भजिए का स्वाद लेती है। सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला और हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि तू हमारे घर बहू बनकर आई। और मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली और मुझे इतनी अच्छी भाभी। उन सब की बातें सुनकर आराध्या की आंखें भर आईं और वो खुशी खुशी अपनी सास के गले लग गई। डिम्पल अपनी सास कोमल और पति अनिल के साथ रहती थी। एक दिन पता नहीं हमारे ही भाग्य फूटे हुए थे जो ये डिम्पल जैसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। मुझे जरा भी पता होता जिस आलीशान कोठी में हम इसे देखने गए थे वो किराए की थी तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ ना कहती। माँ बस भी करो, अब इसमें डिम्पल की क्या गलती है जो उसके घर से दहेज नहीं मिला? अरे बेटा तू समझता नहीं है, बिरादरी नाम की भी कोई चीज होती है। इतने सस्ते सूट और साड़ी रिश्तेदारों को बांटे हैं और वो भूल गया तेरे फूफा जी की मिलनी के टाइम कंबल ही खत्म हो गए। अरे कुछ रिश्तेदार मेरे फालतू हो भी गए तो क्या, और इतने हल्के गहने दिए हैं जो हाथ में आते ही टूट जाएं। डिम्पल अपने कमरे में चली जाती है और उदास हो जाती है। डिम्पल, माँ की बातों का बुरा मत मानो, उनकी आदत है इस तरह से बात करने की। डिम्पल की सास कोमल को लालच था कि डिम्पल अपने घर से दहेज में सोने चांदी की ज्वेलरी सब लाएगी, पर डिम्पल के मम्मी पापा ने फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी शादी की थी। एक सुबह ये सोने की चेन दी है मुझे सगाई पर, ये देख। अनिल 2 टुकड़े होकर हाथ में आ गई। इतनी कच्ची चेन तेरे माँ बाप ने दी है डिम्पल बहू? पर सारी ज्वेलरी पिताजी ने मशहूर सोने चांदी की दुकान से बनवाई थी माँ जी। माँ टूट गई होगी, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं ऑफिस से आते हुए सुनार से ठीक करवाता लाऊंगा। रहने दे, मुझे ठीक नहीं करवानी ये चेन। डिम्पल रोजाना कोमल के इस तरह के बर्ताव से बहुत तंग हो रही थी। एक दिन, अरे अनिल तू कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ माँ, वो 3 दिन का टूर है राजस्थान का, एक क्लाइंट है तो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू अपने काम से जा और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अनिल अपना ध्यान रखना। अनिल राजस्थान चला जाता है। अगले दिन, अरे प्रतिभा जी तुम अचानक, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहुत मन था तेरे से मिलने का, इसलिए बस चली आई। बहुत अच्छा किया। डिम्पल बहू जीजी आई हैं, अब जब तक ये रहेंगी इनका ध्यान रखना, इन्हें कोई कमी ना हो। डिम्पल दिन भर प्रतिभा की आवभगत में लगी रही। अगले दिन, कोमल मैंने अपनी सोने की चेन सुबह बाथरूम में उतार कर रखी थी, उठाना भूल गई थी, पर अब बाथरूम में से गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गई जीजी? घर में तो हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। डिम्पल इधर आना, जीजी ने बाथरूम में अपनी सोने की चेन उतार कर रखी थी। जीजी के बाद तुम ही नहाने गई थी ना? माँ जी मैंने सच में कोई चेन नहीं देखी, मेरा विश्वास कीजिए। डिम्पल मुझे पता है चेन तूने ही ली है। अब जब तक जीजी की चेन वापस नहीं मिल जाती तू इस घर में वापस मत आना। जा जहाँ बेचकर या छुपा कर आई है लेकर आ। पर माँ जी मैं कहाँ से लाऊंगी चेन? कोमल डिम्पल के पूरे कमरे की तलाशी लेती है, उसकी अलमारी खोलकर सब सामान निकाल कर ढूंढती है। देखो बहू, जीजी के सामने बेइज्जती मत करो, जाओ और चेन लेकर आओ। डिम्पल रोती हुई घर से निकल जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अनिल को अगर ये सब बातें बोलूंगी तो वो चिंता में आ जाएंगे। मेरी सहायता करो भगवान, मैं इतनी महंगी चेन कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हो भगवान, मैंने कोई चोरी नहीं की। डिम्पल परेशानी में चलती जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच गई। अरे ये मैं किस जगह आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। पर मैं अब इस तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूं, मेरे पास यही रास्ता है। चोरी का इल्जाम लेकर मैं जिंदा कैसे रहूंगी? डिम्पल जैसे ही तालाब में कूदने लगती है उसे एक आवाज आती है, कृपया करके मेरी मदद करो। कौन मुझे बुला रहा है? मैंने तुम्हें पुकारा है, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो ताकि मेरी जान बच जाए। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मेरी याद में मर जाएंगे। पर ये जाल किसका है और तुम इसमें कैसे आई? ये एक मछुआरे का जाल है, वो मुझे यहाँ छोड़कर अपना टोकरा लेने गया है। वो आए इससे पहले मुझे इस जाल से निकाल दो। मछली को परेशान होता देख डिम्पल उसे जाल से निकाल देती है। मछली कूदकर पानी में चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे नया जीवन दान दिया है। मगर तुम इस तालाब के पास क्या कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं आता। डिम्पल रोते हुए सारी कहानी मछली को सुना देती है। डिम्पल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई पानी दूंगी जिसकी हर बूंद से एक सोने का आभूषण बन जाएगा। ये लो डिम्पल, जल से भरा मटका, अब इसकी बूंदों से जितने चाहो गहने बनाना। मछली बहन, आपने मेरी सहायता करके मेरे दुख दूर कर दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पल जल से भरा मटका लेकर घर आ जाती है। माँ जी क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? और मौसी जी कहाँ गई? डिम्पल मुझे माफ कर दे बहू,
मैंने जीजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने तुम्हारे ऊपर चेन चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि उनकी चेन उन्हीं के पास थी। मेरे मन में वो तुम्हारे लिए जहर घोलना चाहती थी। जीजी के झूठ के कारण मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बहू। अनिल तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बहू तुम कहाँ चली गई थी? मैं डर गई थी। कोमल डिम्पल को गले लगाती है और उसके बाद डिम्पल कोमल को सारी बात बताती है। माँ जी रुकिए, मैं जल की बूंदों का छिड़काव करती हूँ। डिम्पल जैसे ही जल का छिड़काव करती है, हर बूंद एक सोने का आभूषण बन जाती है और तरह तरह की सोने की ज्वेलरी का ढेर लग जाता है। माँ जी ये देखिए, तरह तरह की ज्वेलरी की बारिश हो रही है। हाँ बहू, ये तो कमाल हो गया, इतनी सुंदर सोने की ज्वेलरी। दोनों सास बहू ज्वेलरी की बारिश होती देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाती हैं। 3 दिन बाद अनिल जब वापस आता है तो उसे भी सारी बात पता चल जाती है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर ज्वेलरी की दुकान खोल लें? हमारी कमाई भी होगी और घर चलाने में अनिल को भी मदद मिलेगी। डिम्पल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू मेहनत करके अब ज्वेलरी की दुकान चलाने लगी। धीरे धीरे उनके गहने हर जगह मशहूर हो गए। इसके बाद कोमल और डिम्पल में भी खूब प्यार बढ़ गया और उनका परिवार भी खुशहाल बन गया।